नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में विरासत की डोर आखिरकार भतीजे यानी अजीत पवार के हाथ में आ गई है। तो वहीं भतीजे से हार की टीस चाचा के शब्दों में साफ नजर भी आ रही है। हार और जीत की इस लड़ाई के बाद अब शुरू हुआ बयानों का सिलसिला। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अजित ने मांगा चाचा शरद का आशीर्वाद। हार के बाद चाचा के दिल में उठी टीस। विरासत की जंग हारे चाचा, छल का दर्द। भतीजे के जाने का गम या हार पर दर्द। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का एक धड़ा या यूं कहें कि एनसीपी, जो कभी शरद पवार की विरासत थी, रेत की तरह शरद पवार के हाथों से यूं फिसली कि अब उसे अपना तक कहने का हक खो बैठे। एनसीपी ने शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया, तो वहीं अजित पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में इस बात का जिक्र किया है। और अब चाचा भतीजे की लड़ाई में भतीजे की जीत के आखिर शरद पवार को वो दर्द सबके सामने छलक ही उठा, जो वो अब तक कई दिनों से अपने दिल में दबाए बैठे थे। कहते हैं कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो वो शिकार नहीं कर पाता। पार्टी में शरद पवार की हालत भी अब कुछ ऐसी ही हो गई है। भतीजा और पार्टी दोनों ही शरद पवार के हाथ से चली गई हैं। दुखी मन से शरद पवार का दर्द छलका और वो बोल उठे, बेटा अगर तुम किसी बात से नाराज थे तो बोल देते, हम रास्ता निकाल लेते। तो भतीजे अजीत ने सीधा कह दिया कि चाचा जी, अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब बस आप आशीर्वाद दीजिए। अनेकदा काम केलं, मनोहर सिंगांच्या वगैरे काम केलं, चाचाजीच्या रावसाहेबांच्या मंत्रिमंडळात काम केलं, विरोधी पक्ष नेता म्हणून दिल्लीत काम केलं. या सगळ्यांची कामाची पद्धत बघितली. एखादी गोष्ट योग्य नसेल, जनतेची भावना वेगळी असेल, तर त्या संबंधीचा सुसंवाद साधणं, त्याचा मार्ग काढणं हे सूत्र या देशामध्ये अनेक वर्षापासून चालू. आज चित्र बदलले, संवाद संपलाय. लोकशाहीमध्ये विरोधक असोत, सहकारी असोत, याच्यात सुसंवाद पाहिजे. नेतृत्व करणारे लोक, मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो, 4 वेळेला मुख्यमंत्री होतो. माझी पद्धत असायची, एखादा महत्त्वाचा निर्णय आपण घेतला तर त्या निर्णयाच्या संबंधी सामान्य माणसात काय प्रतिक्रिया आहे ही जर जाणून घ्यायची असेल तर संवाद ठेवावा लागतो, लोकांशी बोलावं लागतं, लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं. जे अयोग्य असेल तर ते दुरुस्त करण्याच्या संबंधीची मानसिकता ठेवावी लागते. आज देशामध्ये हा संवाद नाही. आम्ही सगळेजण सत्ताधारी पक्षात नाही आहोत, पण लोकांच्या मध्ये आहोत. आणि त्यामुळं कधी काळी जी सामान्य माणसाची दुःखाची स्थिती समजते, त्याचा मार्ग काढण्याची इच्छा असते. पण संवाद जर नसेल राज्यकर्त्यांचा आणि सहकार्यांचा, तर या सगळ्या गोष्टी मर्यादा असतात. आणि तेच करून आज देशाच्या सगळ्या राज्याच्या जनतेच्यामध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता आहे. महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो. IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात. राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं. अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते. तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं. चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ. पण कुणा करता चाललं हे, कशा करता चाललं, हे का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? 58व्या वर्षी रिटायर होतो. आज देशाच्या सगळ्या राज्याच्या जनतेच्या मध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता आहे. महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतात. राजकीय जीवनामध्ये असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात. अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते. तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं.
काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही ही चूक आहे आमची. मित्रांनो, चाचा भतीजे के बीच हुई नोकझोंक ने दोनों के बयानों से साफ झलकती हुई दिखाई. जहां चाचा को भतीजे और पार्टी के हाथ से जाने का मलाल रहा, तो वहीं भतीजे ने भी चाचा को उनकी उम्र याद दिला दी. वहीं बहन सुप्रिया सूले ने भी भाई अजित पवार पर खूब शब्दों के तीर दागे. सुप्रिया सूले ने कहा कि हमारा अपमान करें लेकिन हमारे पिता का नहीं. ये लड़ाई बीजेपी सरकार के खिलाफ है. मला अजून ते शब्द आठवत आहेत. मला तेव्हा वेदना होत्या. 4-5 वर्षापूर्वी अजून मन थोडंसं हळू होतं, आता जरा घट्ट झाले. त्याच्यामुळे ज्यांनी घट्ट केलंय त्यांचे मनापासून आभार मानते. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी NCP ला काय म्हणायचे? नॅचरली करप्ट पार्टी. नॅचरली करप्ट पार्टी. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली कॉर्पोरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा. त्याच्यामुळे माझा आज आरोप आहे भारतीय जनता पक्षावर, या देशामध्ये सगळ्यात करप्ट पार्टी कुठली असेल एनसीपी में नोकझोंक के बीच अजित पवार और पार्टी की कमान शरद पवार के हाथ से जाना न सिर्फ उनके लिए झटका है, बल्कि कांग्रेस के लिए भी ये सबसे बड़ा झटका, क्योंकि अब घड़ी महाविकास अघाड़ी की नहीं बल्कि अजित पवार की है. समय अजीत का है और अजित पवार का बीजेपी से कमिटमेंट बीजेपी के लिए 24 में आखिर क्या खेल करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा. ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर. तो एनसीपी पार्टी में बिखराव नजर आने लगा है और इस बिखराव में एनसीपी पार्टी अब दो धड़ों में बढ़ चुकी है. जैसे शिवसेना का हाल हुआ वैसा अब कुछ एनसीपी के साथ नजर आ रहा है. तो चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं. पहले आपका तारुफ करवा देती हूँ. अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के. अन्नू पाटिल हमारे साथ जुड़ी हैं, महामंत्री हैं एनसीपी पार्टी के. और राकेश शेट्टी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के. लेकिन सबसे पहले शुरुआत अभिषेक मिश्रा जी आपके साथ ही करेंगे, क्योंकि कल के दिन पे हम दोबारा वापस लौटते हैं जहां शरद पवार और अजीत पवार की ओर से बैठक की गई और यहां पर सुप्रिया सूले ने 2 टूक कह दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करते थे, लेकिन आज तो एनसीपी को ही खा गया. देखिए, स्पष्ट विषय है. अजीत पवार जी ने भी इसको, जब वो उन्होंने भाजपा के और शिंदे जी की सरकार का समर्थन किया, तो अजीत पवार जी ने स्पष्ट किया कि हम मोदी जी के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के जनता के डेवलपमेंट के लिए हम आ रहे हैं. तो कोई पार्टी खाया नहीं गया. इस प्रकार की शब्दावली एक डेमोक्रेसी में शोभा नहीं देती. डेमोक्रेसी का एक ही उद्देश्य है, जनता का विकास. डेमोक्रेसी का एक ही उद्देश्य है, देश को मजबूत करना. और इन्हीं 2 उद्देश्यों को लेकर श्री अजीत पवार जी इस सरकार में शामिल हुए अपने एनसीपी पार्टी के साथ, और उन्हें देवेंद्र जी और शिंदे जी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की जनता का विकास करने के लिए सब एकजुट हुए. यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अगर बीजेपी के साथ शिंदे गुट के साथ में एनसीपी अब यहाँ पर शामिल हो गई है, तो ये सिर्फ विकास के लिहाज से देखा जा रहा है. देखिए, प्रजातंत्र में विकास और विकास यही एकमात्र मुद्दा है. और अगर मीडिया के भी लोग हों या अन्य पार्टी के लोग हों, अगर उनको विकास के अलावा उनके अंदर कोई और भावना है तो वो जाने. परंतु भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है राजनीति का कि वो एक सेवक है, जनता के हम सेवक हैं. मोदी जी स्वयं कहते हैं कि वो मात्र सेवा और सेवा के लिए आए हैं. तो आप इस बात को समझिए, अगर इस वक्त जो लोग अजीत पवार जी या भाजपा पे सवाल उठा रहे हैं कि ये विकास के लिए एक नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि उनके मन में राजनीति का कोई और उद्देश्य होगा. वो शायद सत्ता के लिए आए होंगे, वो शायद लालच के लिए आए होंगे. परंतु अजीत पवार जी, लेकिन अब ये चीज समझ रहे हैं ना आप अभिषेक मिश्रा जी, ये चीज आप समझ रहे हैं कि आप सीधा बीजेपी को ही कोसा जा रहा है कि पहले तो आपने शिवसेना को 2 भागों में बांट दिया और एनसीपी को भी आप बांटने वालों में से हैं. पहली बात, बीजेपी क्या कर रही है? पार्टी को बांट नहीं सकती. ये आई थिंक ये इस प्रकार का शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए. हाँ. एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व से असंतुष्ट होकर उद्धव ठाकरे जी क्योंकि महाराष्ट्र की जनता के हित में काम नहीं कर रहे थे, और क्योंकि एकनाथ शिंदे जी राजनीति में बहुत एक समान कार्यकर्ता के रूप से उठे ही थे कि जनता की सेवा करने के लिए, और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का जो एक डायनेस्टिक मोह था
कि अपने केवल पुत्र को बढ़ाना है, इसलिए शिंदे जी वहां से छोड़ के आए। शिंदे जी हमारे साथ जुड़े कि नहीं, यहाँ मोदी जी और देवेंद्र जी विकास करेंगे, तो वो इसलिए आए क्योंकि उनको दिख रहा था उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को विकास नहीं चाहिए था, केवल स्वयं का फैमिली दिखता था। ठीक है, तो इसके लिए आप इस प्रकार के शब्द मत बोले हमने तोड़ा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे ठीक है, रुक जाइएगा। अन्नू पाटिल जी, अब कल अजीत पवार ने जिस तरीके से शरद पवार को रिटायरमेंट की नसीहत दी थी, अब ये कल्पना कीजिएगा, क्या ये ऐसा शोभा देता है पब्लिकली आप शरद पवार को आप रिटायरमेंट की नसीहत अगर अजीत पवार देते हैं कि उम्र हो चुकी है? और दूसरा सवाल ये है कि कल जब बैठक हुई तो वहां पर 36 का जो आंकड़े गिनाने की बात की जा रही थी कि 36 विधायक हमारे पास हैं, 36 विधायक हमारे पास हैं, जिसके बाद दल बदल कानून नहीं लगेगा, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। छगन भुजबल आज कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा विधायकों का साथ हमारे साथ है, लेकिन कुछ विधायक विदेश में हैं तो कुछ बीमार हैं। तो अगर विधायक हैं 36 से ज्यादा तो उनको सामने लाइए ना। जो पूछा गया कि हेलो जी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से, आपने पहला सवाल क्या पूछा, पूछिए प्लीज। अजीत पवार ने अपने चाचा को रिटायरमेंट की जो नसीहत दी है वो उस पर सवाल था। जी, नसीहत देना, देखिए हर एक पार्टी का हर एक दायरा होता है। एक उम्र के बाद इंसान को रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार, उनके बोलते ना ब्लड थिकर देन वाटर, ऐसा है। तो हम क्या पार्टी में अजीत पवार ने आज उप मुख्यमंत्री पद कितनी बार उन्होंने महाराष्ट्र की सेवा की है, फिर भी उनको कभी उस लेवल के ऊपर उनको देखा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं उनके भी दिल में होगा कि भाई मैं आज महाराष्ट्र की सेवा इतनी अच्छी तरीके से करता हूँ, फिर भी शरद पवार जी उसको अनदेखा करते हैं। उनको जो स्थान मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी सिर्फ फैमिली के लिए, मतलब उनके ही ब्लड के जो है उनको ही सराहा जाएगा कि अजीत पवार को उनको वो दर्जा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा कहा है कि पवार साहब, आपकी अगर उम्र हो चुकी है तो अभी आने वाले समय में हर एक पहिया चलते रहता है। उम्र के बाद में अपने को समझना चाहिए कि अभी हमें कहाँ रुकना है और कहाँ शुरू होना है। और राजकारण में हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को चांस मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, रही दूसरी बात कि सत्ता के लिए आप जैसे आपने पूछा कि भाई राजकारण में अभी फिलहाल जो हेलो जी बोलिए। हाँ, आपका दूसरा सवाल क्या था? दल बदल कानून से बचने के लिए विधायक का साथ लेकिन नजर नहीं आ रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार कितने विधायक हैं अजीत पवार के साथ? भुजबल साहब ने हम कहा था कि 40 विधायक है, और ये सही सच बात है कि हमारे साथ जितने भी विधायक से हमारी बातचीत हो रही है, आज उन्होंने उनके निजी कारण की वजह से वो वहां पर नहीं आए, या उन्होंने कहा है कि फॉरेन में है, किसी की तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने सबने हामी भर दी है कि वो हमारे साथ है। और उसी को लेके हमने इलेक्शन कमेटी को भी पत्र लिख दिया है कि हमें चिन्ह हमें मिला जाए। हाँ, ठीक है। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो आंकड़ों में भतीजे यानी अजीत पवार जो हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन राकेश शेट्टी जी, अभी तक कांग्रेस की ओर से तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अब कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण कहते हैं कि पुत्री मोह में आकर के ऐसा किया गया। कोई ना कोई बात तो जरूर रही होगी जिसके बाद इतना बड़ा फैसला अजीत पवार ने उठा लिया। देखिए, अजीत पवार का जो फैसला था वो एनसीपी का अंदरूनी मामला है। हाँ। मगर मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से है। हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि उन लोग ने विकास के लिए ये इनको अलायंस किया, मगर ये प्रश्न उठता है कि जिस अजीत पवार पर इतना बड़ा इरिगेशन कैंप हमने नहीं लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। जिस सुनील तटकरे के ऊपर इरिगेशन कैंप है, प्रफुल्ल पटेल जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनका सीजे हाउस करके घर है, उसके अंदर ईडी ने ताबा लेकर ईडी का ऑफिस खोल दिया है। हसन मुश्रीफ जिन्होंने मंत्री पद का शपथ किया है, उनका हाईकोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर का जो बेल है वो रिजेक्ट कर चुके हैं, मतलब कभी भी उनको अरेस्ट कर सकते थे। मेरे को ये पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है?
भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत मोरल ग्राउंड पे पार्टी बना है। आप लोग तो बहुत सच्चाई और ईमानदारी की बात करते थे, आप तो करप्ट जो लोग हैं उनको जेल भेजने की बात करते थे। आप लोगों ने कैसा ये कैबिनेट मिनिस्टर्स में ये 9 लोगों को शपथ दिलाया, और शिंदे, एकनाथ शिंदे जी और 40 लोग जब अलग हुए थे शिवसेना, तब यही बात किया था ना कि अजित पवार ये हमें बढ़ नहीं दे रहे, ये हमें बढ़ने नहीं दे रहे, ये शिवसेना को खत्म कर देंगे। आज वही अजित पवार फिर से डिप्टी सीएम बन गए। मतलब आप लोग का हिंदुत्व का एजेंडा को क्या हो गया? जिस एनसीपी को आप हिंदुत्व विरोधी बोलते थे, आज उन्हीं का पूरा एनसीपी को आपने आपके सरकार में शामिल कर लिया। जिस एनसीपी को लीडरों को आप कहते थे जेल में बेच के चक्की पी से। बिल्कुल, इसी सवाल पर मैं आने भी वाली थी, लेकिन चलिए ठीक है, इसी पर मैं सवाल भी पूछ लेती हूँ अभिषेक मिश्रा जी से। अब ये चीज तो देखिए सही बात है, ये सिर्फ मैं ही नहीं और शायद राकेश शेट्टी जी ही नहीं, हर कोई यही चीज कह रहा है कि एक वो वक्त था जब अजीत पवार को चक्की पीसिंग की बात कहते थे। आज ऐसा क्या हो गया सर, क्या आज उनके साथ में कमल खिलिंग की बात हो गई? ऐसा क्या जादू चल गया? फर्स्ट समझिए, हाँ, अजीत पवार जी ने हमें समर्थन दिया है केवल मोदी जी के डेवलपमेंट के विजन को देखते हुए। तो इस बात को आपको दो बातें अलग, अगर कोई मामले किसी भी मंत्री के खिलाफ है वो जांच एजेंसियों का विषय। जहां तक सरकार और महाराष्ट्र का विकास देश का विकास है, उसमें अजीत पवार ने स्पष्ट कहा कि मैं देवेंद्र जी और का हित हो, देश का विकास हो, मोदी जी के नेतृत्व के साथ मिलकर हमें पूरे देश को मजबूत करना है। ये बात स्पष्ट है, मैंने पहले भी दोहराया। आपके एनसीपी और कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को नहीं समझ पाए। प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का एक ही लक्ष्य है, विकास। और जैसे एनसीपी और अजीत पवार जब वो विकास के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं तो इसलिए हमने स्वागत किया, क्योंकि प्रजातंत्र में विकास करना, जनता का हित करना, देश को मजबूत करना, यही लक्ष्य है। और जब कोई व्यक्ति अजीत पवार जैसे वरिष्ठ नेता कहते हैं कि मैं देश के हित के लिए मोदी जी के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, देवेंद्र जी के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के भला के लिए शिंदे जी के साथ काम करना चाहता हूँ, ठीक है अभिषेक मिश्रा जी, स्वागत किया है। आप समझिए, हम डेमोक्रेसी का धर्म निभा रहे हैं। हम डेमोक्रेसी के असली उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, विकास के उद्देश्य को, कि जो विकास करना चाहता है अजीत पवार की एनसीपी हमारे साथ मिलकर, हम कह रहे हैं आइए मिलकर साथ विकास करेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। एक तो तरफ यही कहा जा रहा है कि विकास के लिए यहाँ पर साथ में आए, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पुत्री मोह की वजह से जो साइडलाइन किया गया था उसकी वजह से ये नाराजगी है। फिलहाल राकेश शेट्टी जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अनु पाटिल जी के पास जाऊंगी। देखिए, ये जो भाजपा के प्रवक्ता है, मैं समझ सकता हूँ वो बहुत अड़चन में आ चुके हैं, क्योंकि जिस अजीत पवार, जिस हसन मुश्रीफ, जिस सुनील तटकरे को इतने दिन तक ये लोग भ्रष्ट कह रहे थे, उन्हीं के फेवर में आज उनको बात करना पड़ रहा है। और ये कोई विकास का बात नहीं है, आप विकास के नाम पे नहीं छुप सकते। अच्छा, ये तो बताइए, अभी आपने अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया, हसन मुश्रीफ को आपने मंत्री बना दिया, तो आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्या बोलने वाले हैं? क्या इन लोगों के ऊपर कभी कार्रवाई होगा कि जब तक ये सरकार के साथ है तब तक आप सिर्फ इनको प्रोटेक्शन देंगे, जैसा सरकार से बाहर जाएंगे आप इनके खिलाफ ईडी को लगा देंगे? तो ये जो सरकार है, ये ईडी सरकार है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार। तो यही चीज, ये दिक्कत हमें नहीं है। कांग्रेस का वोटर इंटैक्ट है, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के वोटर को होगा, क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने अजीत पवार साहब के खिलाफ वोट डाला, वो बोलेगा जिनके खिलाफ वोट डाला उन्हीं को आपने डिप्टी सीएम बनाया। तो दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है। और जो एनसीपी का मामला है वो तो इंटरनल मामला है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, वो तो एनसीपी जाने, उनके सर्वे सर्वा। बट मेरा प्रश्न और देश के लोगों का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से, बिकॉज ये पार्टी अजीत पवार को विलन बनाकर इसके खिलाफ चुनाव लड़ा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा शेट्टी साहब। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम शिवसेना की बात करते हैं, पिछले साल क्या हुआ आपको पता है, सभी को पता है। अब एनसीपी की बात करते हैं, एनसीपी में क्या हुआ वो भी सबको पता है। बची कांग्रेस, एक बड़ी क्षेत्रीय दल पार्टी के तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस महाराष्ट्र में है, लेकिन अब ऐसे में एनसीपी शिवसेना का 2 भागों में बंट जाना, अब ये नहीं लगता कि इसका एडवांटेज सीधा बीजेपी के पास जाएगा, बीजेपी को होगा? हो सकता था, अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से जो लोग भ्रष्टाचार किए उनको जेल भेजती थी, होता।
मगर भारतीय जनता पार्टी का वोटर देख रहा है ना, जिस हसन मुश्रीफ, जिस नवाब मलिक, अच्छा इनको पूछिए, नवाब मलिक तो अभी ईमानदार हो गया रहेगा, उनको जेल में रखा है उन्होंने। तो ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को आएगी। कांग्रेस और एनसीपी का तो जो वोट शेयर है कम है वो है, भारतीय जनता पार्टी का जो लीप मिला था ना, ईमानदारी, देशभक्त, हिंदुत्व वाला पार्टी, अभी तो महाराष्ट्र की सियासत है ना सर, महाराष्ट्र की सियासत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कुछ कहना भी बहुत जल्दबाजी भी होगी, क्योंकि रात में सोते हम कोई और खबर सुन के हैं, सुबह उठते हैं तो कुछ और ही हो जाता है। लेकिन पाटिल जी, अब यहाँ पर ये एक कांग्रेस की बात की जाए या फिर हम शरद गुट जो ये चीज कह रहे हैं कि एनडीए का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये एनडीए नहीं, ये ईडीए है। ई से हो गया एकनाथ शिंदे, डी से हो गया देवेंद्र फडणवीस और ए से हो गया अजीत पवार। तो यानी ईडीए का जो एक मोर्चा था ना, ईडीए का दबदबा प्लान जो था वो काम कर गया। जी अभी देखिए, मैंने क्या कहना चाहती हूँ कि आरोप करना बहुत आसान है। हमने ये जो निर्णय लिया है वो मैं आपके माध्यम से सारी जनता को एक ही बात कहूंगी कि ये उन्नति का और ये विकास का निर्णय है। डेमोक्रेसी में, लोकशाही में हम लोगों का ही हित के लिए ये निर्णय लिया गया है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसके लिए ये ईडी सरकार है, ये सिर्फ आरोप करती रहेगी। आने वाले 2024 में देखिए मोदी किस तरह से, कितने जोर शोर से, वो भी इलेक्शन में आपको पता चलेगा कि कौन जीत के आता है। ठीक है, एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा। शरद पवार कल ये कह रहे थे कि मैंने जब कांग्रेस से नाता तोड़ा था तो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल कांग्रेस से अलग हो गया था। अब आप एनसीपी से अलग हो चुके हैं तो भी अलग नहीं हो पा रहे, शरद पवार की फोटो लगा के घूम रहे, क्यों भाई? जब वो खुद कह रहे हैं कि भाई मेरी फोटो मत लगाइए, तो शरद पवार की फोटो क्यों लगाना? देखिए, वो शरद पवार जी का फोटो लगाने का कारण एक ही है कि वो हमारे नेशनल कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो आराध्य हम मानते हैं, हमारे आधार वर्ड है वो, और हम इसके लिए उनका फोटो लगाते कि उनका वो सम्मान हमें कायम रखना है। हम कभी भी उनके ये नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें उनको वो जो माननी थी, अगर वो मान जाते तो शायद आज ये दिन ना आते। हाँ चलिए ठीक है। राकेश शेट्टी जी को आपकी बात पे हंसी आ रही है। शेट्टी साहब अब जरा हाँ बोलिए बोलिए। प्रवक्ता जो एनसीपी की है वो एक तरफा तो ये कह रही है कि शरद पवार ये परिवारवाद को मानते हैं, और दूसरे टाइम ये कह रहे हैं कि शरद पवार हमारा देश है। तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर शरद पवार जी ने से अलग होना है, आपको मोदी जी का विचारधारा पसंद है, तो आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होना चाहिए, ना कि एनसीपी को लेके जाकर आप शामिल। 2024 में आने वाले इसमें आपके पास कोई है क्या? जो 2024 में भारत में कोई आने वाला आपके पास चेहरा है क्या? और रही नेतृत्व की बात, हम भाजपा में गए नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी हमारी अलग है। नेशनल कांग्रेस पार्टी सिर्फ विकास, महाराष्ट्र के विकास के लिए निर्णय लिया गया है, बाकी और भी कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है। अभिषेक मिश्रा जी, अब यहाँ पर मंच से अगर हम बात करें या फिर अजीत पवार के मुख से हम बात करें या फिर अभी जिस तरीके से अनु पाटिल जी भी कह रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अच्छी बातें हो रही है, अच्छी बातें, एनसीपी पूरी तरीके से बदल गई, लेकिन ये हो कैसे जाता ना, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल अब ये दूसरी तरफ ये सुर उठ रहे हैं कि अगर आप विपक्षी दल में हैं और भ्रष्टाचारी हैं तो आप बड़ी ही आसानी से मौजूदा सरकार में मंत्री का पद ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा है क्या? और दूसरी तरफ ये समझिएगा, शिंदे गुट में अब ये नाराजगी है, डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिंचाई विभाग हो, मंत्रालय हो या फिर वित्त मंत्रालय हो, ये दे दिया जाए अजीत पवार को। तो ऐसा कुछ डर भी नजर आ रहा है शिंदे गुट में, ऐसा कुछ होगा क्या सर? देखिए, इसमें स्पष्ट बात है कि जिस प्रकार कि इसको कौन सा डिपार्टमेंट बांटा जाएगा, या शिंदे जी, कल शिंदे जी के प्रमुख मंत्री उदय सामंत जी ने स्पष्ट कहा कि शिवसेना के सभी नेता एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं और मुख्यमंत्री का फैसला होता है कि किसको क्या डिपार्टमेंट खाता देना। इसके लिए इससे कोई असंतुष्टि नहीं है, नाराजगी नहीं है। शिवसेना के सारे नेता एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं, देवेंद्र जी के नेतृत्व पे विश्वास करते हैं, अजीत पवार जी पे विश्वास करते हैं। ये जो गठबंधन है पंडित शिंदे और अजीत पवार सरकार, ये केवल और केवल डेवलपमेंट और विकास और महाराष्ट्र के हित के लिए है, देश को मजबूत करने के लिए, मोदी जी के साथ देने के लिए। इसीलिए
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या व्यक्तिगत मन मुटाव या किसी का नाराज होना, इस प्रकार का कोई भी विचार भी नहीं है किसी। चलिए ठीक है। अभी विकास की इतनी बातें हो गई हैं, तो अब ये देखना तो जरूरी बनता है कि महाराष्ट्र में और कितना विकास होगा। राकेश शेट्टी जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, जल्दी से। देखिए, मैं ताज्जुब करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार विकास कह रहे हैं, और जब ये लोग को शिवसेना से अलग हुए थे एकनाथ शिंदे, ये लोग हिंदुत्व की बात करते थे। तो जब इनको कन्वीनियंस लगता है तो हिंदुत्व को आगे लेके आते हैं, जब इनको चाहिए तब ये लोग विकास को आगे लगता है। मगर मूल बात ये है कि आपने चुनाव एनसीपी के खिलाफ लड़ा है, आपने महाराष्ट्र की जनता को वादा किया था। ठीक है सर, समय मुझे इतनी की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शरद पवार जो कभी बरगद का पेड़ थे और वो छाया देते थे अपने कार्यकर्ताओं को, अजीत पवार को, प्रफुल्ल पटेल को, लेकिन अब वही प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार अलग हो चुके हैं और बीजेपी और शिंदे गुट के साथ जा मिले हैं। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।